तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अगले अध्याय जैव विविधता के संबंध में पढ़ेंगे। पहले हम फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जैव विविधता से। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं। ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसी के आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1960 में व्हिटेकर ने किया था। जैव विविधता मापन के गणितीय सूचकांकों में अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। एक पारितंत्र में अल्फा विविधता, एक क्षेत्र द्वीप की गामा विविधता, पारितंत्र के बीच बीटा विविधता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, पौधों एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथम बार रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम W.G. रोसेन ने प्रयोग किया था। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारितंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता विभिन्न स्तरों पर यथा आनुवांशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 29 दिसंबर 1993 से संयुक्त राष्ट्र संघ जैव विविधता अभिसमय UNCBD प्रभावी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011 से 20 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक घोषित किया था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, के निकट स्थित है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD का 12वां दिवसीय 14वां COP सम्मेलन नई दिल्ली के 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया। तो चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखा जाता है। पहला, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। A, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। B, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। C, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। D, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका सही उत्तर A होगा, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। आइए व्याख्या पुनः देख लेते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं। ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसे 1960 में व्हिटेकर ने किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? A, अल्फा सूचकांक,
बी बीटा सूचकांक, सी गामा सूचकांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ये होगा अल्फा सूचकांक। जैव विविधता मापन के गणितीय सूचकांकों में अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर समुदाय आवासीय क्षेत्र के माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता का अर्थ है ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी विभिन्न प्रकार के जंतु, सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो इसका सही उत्तर सी होगा, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। किसी पारितंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, पौधे एवं जंतुओं को विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ए भोजन, बी औषधि, सी औद्योगिक उपयोग, डी पारितंत्र का निर्वहन। तो इसका सही उत्तर डी होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवंशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए आनुवंशिक आत्मसातकरण, बी परभक्षियों का नियंत्रण, सी प्राकृतिक वास का विनाश, डी कीट नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर सी होगा, प्राकृतिक वास का विनाश। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ए 2025 तक, बी 2030 तक, सी 2035 तक, डी 2040 तक। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 2030 तक। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD का 12 दिवसीय 14वां काप सम्मेलन नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ। सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? ए CJ बैरो, बी डी कास्त्री, सी वाल्टर जी रोसेन, डी DR बैटिस। तो इसका सही उत्तर सी होगा, वाल्टर जी रोसेन। जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड F दासमैन ने अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में इसे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडायवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोसेन ने प्रयोग किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? ए BP सिंह, बी कार्ल मोबियस, सी AG टेंसले, डी वाल्टर जी रोसेन। तो इसका सही उत्तर डी होगा, वाल्टर जी रोसेन। अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? ए प्राकृतिक आपदा दशक, बी जैव विविधता दशक, सी जलवायु परिवर्तन दशक, डी पर्यावरण दशक। तो इसका सही उत्तर बी होगा, जैव विविधता दशक। अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, जैव विविधता का दशक। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? ए भावनगर में, बी जामनगर में, सी मुंबई में, डी पुडुचेरी में। तो इसका सही उत्तर बी होगा, जामनगर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी NCMB गुजरात के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र PPP की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। जैव विविधता प्रवणता। जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती है। यह उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। जैव विविधता कहीं पर कम तथा कहीं पर ज़्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 10 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है, इसी कारण इसको अनुकूलतम ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। जैव विविधता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। इसका अर्थ यह है कि ध्रुवों पर जैव विविधता कम और भूमध्य रेखा पर जैव विविधता अधिक होती है।
उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों यानी घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उदाहरणतया केरल स्थित शांति घाटी साइलेंट वैली में प्रचुर जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबी एवं 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत प्रदेश भी जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना है। तो आइए अभी इस टॉपिक से संबंधित हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, सी शंकुधारी वनों में, डी उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो इसका सही उत्तर ये होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाता है। इसका विस्तार 10 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 10 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। इसी कारण इन्हें अनुकूलतम बायोम यानी ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए टुंड्रा में, बी शंकुधारी वनों में, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, डी शीतोष्ण वनों में। तो इसका सही उत्तर सी होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, डी सवाना बायोम। तो इसका सही उत्तर भी होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, बी उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, सी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, डी मरुस्थल और सवाना मैदानों में। तो इसका सही उत्तर भी होगा उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। हालांकि अधिकांश लोगों द्वारा माना जाता है कि प्रवाल भित्तिक कोरल रीफ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की 1 करोड़ से भी अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पारितंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक है? ए गहरे समुद्र, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी कोरल रीफ, डी मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर बी और सी दोनों हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन व कोरल रीफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है? ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, बी भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, सी पृथ्वी पर एक समान रहती है, डी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर ये होगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। पृथ्वी पर यह समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और निम्न जैव विविधता ध्रुवों पर पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, बी उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, सी विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, डी जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो इसमें हमारे 3 कथन सही हैं, केवल ए वाला कथन गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है, इस प्रकार ये कथन गलत हो जाएगा। शेष कथन सही है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता विशालतम है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शांत घाटी में, बी कश्मीर में,
सी सूरमा घाटी में, डी फूलों की घाटी में। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा शांत घाटी में। केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले से 12 किलोमीटर लंबी एवं 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। अगला प्रश्न, शांत घाटी अवस्थित है ए उत्तराखंड में, बी केरल में, सी अरुणाचल में, डी जम्मू और कश्मीर में। तो इसका सही उत्तर बी होगा केरल में। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी अवस्थित है ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर सी होगा उत्तराखंड। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ए यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। डी यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो इसका सही उत्तर बी होगा। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा, पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यह हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें हमारा सी होगा 1 और 2 दोनों, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों यानी चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों यानी घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो आइए अगले टॉपिक को देखते हैं हम। जैव विविधता हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये हॉटस्पॉट निम्न हैं: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग है। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट की अद्यतन सूची जारी की गई है, जिसमें विश्व के 36 स्थल सूचीबद्ध हैं। इसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नाम उल्लिखित है। फरवरी 2016 में CEPF क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड द्वारा उत्तर अमेरिका के तटीय मैदान को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉटस्पॉट को जाति बहुतायता, स्थानिकता तथा आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल विविध मेगा डाइवर्स देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6%, पक्षियों का 12.6%, सरीसृपों का 6.2% तथा उभयचरों की 4.4% आबादी है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पत शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो
जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। जैव विविधता का निरंतर ह्रास हो रहा है। विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित कारक इस ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। तो आइए अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला पूर्वी हिमालय, दूसरा पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीसरा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से जैव विविधता का हॉट स्पॉट हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल 1। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट हैं। ए पश्चिमी हिमालय तथा पूर्वी घाट, बी पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, सी पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, डी पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो इसका सही उत्तर सी होगा, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित हैं। दूसरा, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर डी होगा, ना तो 1 ना ही 2। व्याख्या देखते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। ये हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा एवं सुंडालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही भाग है। अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी थार का रेगिस्तान, डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर बी होगा, पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी गंगा का मैदान, सी मध्य भारत, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, भारत म्यांमार सीमा एवं सुंडालैंड को हॉट स्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा वाले क्षेत्र तथा सुंडालैंड का भाग है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? ए गंगा का मैदान, बी सुंदरबन, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। तो इसका सही उत्तर सी होगा, पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? ए सुंदरबन, बी पश्चिमी घाट, सी मानस, डी चेनापुंजी। तो इसका सही उत्तर बी होगा, पश्चिमी घाट। भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? ए अरावली पहाड़ियाँ, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी सिंधु गंगा मैदान। तो इसका सही उत्तर बी होगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल यानी हॉट स्पॉट हैं। पहला पूर्वी घाट, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी हिमालय, चौथा पश्चिमी भारत। दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक व 2, बी 2 व 3, सी 1, 3 व 4, डी 2, 3 व 4। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 2 व 3, पश्चिमी घाट व पूर्वी हिमालय। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? ए गंगा का मैदान, बी पूर्वी हिमालय, सी गुजरात, डी मध्य भारत। तो इसका सही उत्तर बी होगा, पूर्वी हिमालय। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। ए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, बी विंध्य पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट, सी पूर्वी हिमालय श्रृंखला पश्चिमी घाट, डी शिवालिक श्रृंखला पूर्वी घाट। तो इसका सही उत्तर सी होगा, पूर्वी हिमालयी श्रृंखला व पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? ए हिमालय, बी विंध्यन, सी उत्तरी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी घाट। तो इसका सही उत्तर बी होगा विंध्यन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला पूर्वी हिमालय, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा पश्चिमी हिमालय। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 एवं 4, डी केवल 3 एवं 4। तो इसका सही उत्तर बी होगा केवल 1 एवं 3, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? ए गंगा का मैदान, बी ट्रांस हिमालय, सी पश्चिमी घाट, डी मध्य भारत। तो इसका सही उत्तर सी होगा पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? ए अरावली की पहाड़ियां, बी सिंधु गंगा का मैदान, सी पूर्वी घाट, डी पश्चिमी घाट। तो इसका सही उत्तर डी होगा पश्चिमी घाट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? ए पश्चिमी हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। तो इसका सही उत्तर बी एवं सी दोनों होंगे, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी थार रेगिस्तान, डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा पश्चिमी घाट। निम्नांकित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दूसरा, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा, इसके मुख्य निवासी लिप्चा लोग हैं। ए 1, बी 1 तथा 2, सी 2 तथा 3, डी 1, 2 तथा 3। तो इसका सही उत्तर डी होगा 1, 2 तथा 3। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लिप्चा, भोटिया और नेपाली लोग हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। पहला, जाति बहुतायता स्पीसीज रिचनेस, दूसरा वानस्पतिक घनत्व, तीसरा स्नानिकता, चौथा मानव जाति वानस्पतिक महत्व, पांचवा आशंका बोध, छठा वनस्पति एवं प्राण जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। उपर्युक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं? ए 1, 2 तथा 6, बी 2, 4 और 6, सी 1, 3 और 5, डी 3, 4 और 6। तो इसका सही उत्तर सी होगा 1, 3 और 5, यानी जाति बहुतायता स्पीसीज रिचनेस, तीसरा स्थानिकता, पांचवा आशंका बोध। जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट को जाति बहुतायता, स्थानिकता तथा आशंका बोध के आधार पर मान्यता प्राप्त की जाती है, प्रदान की जाती है। अगले टॉपिक को देखते हैं। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक। जैव विविधता के नाश के प्रमुख कारण प्राकृतिक आवास का विनाश, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण, वन क्षेत्र या वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापन, आवास के विखंडन, विदेशी जाति के संक्रमण से संकटापन्न स्थिति में पहुंच सकती है, जबकि शाकाहार का प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न नहीं करता है। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। जैव विविधता के ह्रास के महत्वपूर्ण कारक: आवास ह्रास एवं विखंडन, विदेशी जातियों का पुनर्वास, वैश्विक तापन एवं प्रदूषण, जातियों का विलोपन जिसमें नैसर्गिक विलोपन, समूह विलोपन, मानव विलोपन शामिल है। जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास एवं प्राकृतिक आवास में कमी के चलते जैव विविधता के समक्ष बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। देश के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी हिस्सों में झूम खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। झूम खेती के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हुआ है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई है। वहीं दूसरी ओर बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक है।
इससे जैव विविधता में ह्रास नहीं होता है। इस प्रकार बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। इसके विपरीत सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि का विस्तार जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारकों में शामिल हैं। भारत की आबादी में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, किंतु पक्षियों की संख्या में गिरावट का कारण इनके वास स्थान में व्यापक तौर पर कटौती तथा कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, मच्छर भगाने वाली दवाओं का अतिशय प्रयोग है। DDT जैसे कीटनाशी खाद्य श्रृंखला फूड चेन द्वारा पक्षियों में पहुंच जाते हैं, जिससे उनके अंडे समय से पहले फूट जाते हैं तथा इनकी संख्या में गिरावट आती है। पारितंत्र एक गतिकीय तंत्र होता है जिसके भीतर अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे पौधे को प्राणी खाते हैं तथा स्वयं इन प्राणियों को अन्य प्राणी खाते हैं। इस तरह कई पोषण स्तरों का निर्माण होता है। पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारितंत्र की उत्पादकता, उसकी आयु तथा मध्य व्यवधान सहायक होते हैं। तितलियां अनियत तापी यानी कोल्ड ब्लडेड हैं। इसके लिए इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु तथा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही कारण है कि तितलियों को सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप इनके शरीर का तापमान आसमान के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बहुत कम तापमान होने की स्थिति में यह उड़ान नहीं भर सकती। अब आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। जैव विविधता के नाश का कारण है ए जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, बी पर्यावरणीय प्रदूषण, सी वनों का नाश, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी। जैव विविधता के नाश के प्रमुख कारण प्राकृतिक आवास का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, वन क्षेत्र या वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार एवं तस्करी शामिल हैं। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशी प्रजातियों का समावेश, सी अत्यधिक दोहन, डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसका सही उत्तर डी होगा, प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, सी अत्यधिक दोहन, डी आवासीय विनाश। तो इसका सही उत्तर डी होगा, आवासीय विनाश। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? पहला वैश्विक तापन, दूसरा आवास का विखंडन, तीसरा विदेशी जाति का संक्रमण, चौथा शाकाहार को प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल 1, 2 और 3, यानी वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? पहला भूमंडलीय तापन, दूसरा प्राकृतिक वास का विखंडन, तीसरा विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, चौथा शाकाहार को प्रोत्साहन। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ए केवल 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1 और 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1, 2 और 3। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? ए भंगुर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, बी हिमालय में अगम्य आवास, सी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, डी आरक्षित जीवमंडल बनाना। तो इसका सही उत्तर सी होगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। अगले प्रश्न को देखते हैं। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि पहला शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, दूसरा जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, तीसरा पक्षियों की वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, चौथा कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए 1 तथा 2 सही हैं, बी 2 तथा 3 सही हैं, सी 3 तथा 4 सही है, डी 1 तथा 4 सही है। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 3 तथा 4 सही हैं। पक्षियों के वासस्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक
तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग से पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण आर, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर ए होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता की अधिकतम संकट है। ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। बी, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से। सी, जलवायु परिवर्तन से। डी, जल प्रदूषण से। तो इसका सही उत्तर ये होगा, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त चारों कारक जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। यद्यपि तथा प्राकृतिक निवास व वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। ए, सड़कों का विस्तार। बी, नगरीकरण। सी, बंजर भूमि का वनीकरण। डी, कृषि का विस्तार। तो इसका सही उत्तर सी होगा, बंजर भूमि का वनीकरण। बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक है, न कि इससे जैव विविधता का ह्रास होता है। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि का विस्तार जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारकों में शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र को जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए, पारितंत्र की उत्पादकता। बी, मध्य व्यवधान। सी, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु। डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। तो इसका सही उत्तर डी होगा, पोषण स्तरों की कम संख्या। पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है जबकि जैव विविधता में कमी आती है। वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारितंत्र की उत्पादकता, उसकी आयु तथा मध्य व्यवधान सहायक होते हैं। अगले टॉपिक को देखते हैं, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैवमंडल रिजर्व है। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थाने यानी इन सिटू जैव विविधता का संरक्षण करता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थाने व बाह्य स्थाने यानी इन सिटू और एक्स सिटू तकनीकें अपनाई जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों में इन सिटू संरक्षण द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सिटू संरक्षण कहते हैं। जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सिटू संरक्षण कहा जाता है। जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि बाह्य वासन यानी एक्स सिटू कहलाते हैं। जैव विविधता संरक्षण में स्वस्थाने यानी इन सिटू में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, जिसमें पवित्र झील व उपवन, जीवमंडल नीचे, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हैं। वहीं बाह्य स्थानीय एक्स सिटू संरक्षण में पवित्र पौधे व घरेलू बगीचे, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जलतंत्र व चिड़ियाघर शामिल है। एक्स सिटू संरक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक्स सिटू संरक्षण की दो विधियां हैं। पहली विधि के तहत जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य हैं पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना। दूसरा, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तीसरा,
पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना। चौथा, शिक्षा व जन जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। इनमें से निम्न को 12 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में विश्व संजाल में शामिल किया है। पहला नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी, तीसरा सुंदरबन, चौथा मन्नार की खाड़ी, पांचवां नोकरेक, छठवां पंचमढ़ी, सातवां सिमलीपाल, आठवां अचानकमार अमरकंटक, नौवां ग्रेट निकोबार, 10वां अगस्त्यमलई, 11वां कंचनजंगा एवं 12वां पन्ना। वर्ष 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम स्थित कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को तथा 2020 में मध्य प्रदेश स्थित पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप है। प्रवाल भित्ति के क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग प्रकार के प्रवाल भित्तियाँ तथा लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरणीय दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होती है। सुंदरबन मैनग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। आइए अब इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण नीति है? ए जैवमंडल रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क, डी जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर ए होगा जीवमंडल रिजर्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थाने यानी इन सीटू पद्धति नहीं है? ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क, डी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर बी होगा वानस्पतिक उद्यान। वनस्पति संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान स्वास्थानीय पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ए इन सीटू संरक्षण द्वारा, बी एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, सी जीन पूल द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए होगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभ्यारण्यों में इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उसके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ए जैवमंडल आगार, बी वनस्पतिक बाग, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी पवित्र उपवन। तो इसका सही उत्तर भी होगा वनस्पतिक बाग। जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि में संरक्षण बाह्यवासन यानी एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मीथेन। तो इसका सही उत्तर ए होगा नाइट्रोजन। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? ए जीवमंडल निचय यानी रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय उपवन, डी वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर ए होगा जीवमंडल निचय। जीव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव
भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। ए घास स्थल के, बी कृषि उत्पादन के, सी वायुमंडलीय संतुलन के, डी आनुवंशिकता विभिन्नता के। तो इसका सही उत्तर डी होगा, आनुवंशिक विभिन्नता के। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ए सागरीय प्रदूषण, बी सागरों की लवणता में वृद्धि, सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, डी रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो इसका सही उत्तर सी होगा, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान में अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरणीय दबाव के कारण होता है, जिसमें सहजीवी शैवाल का मोचन व प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होती है। इनमें से कौन सा प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए प्रवाल शैलों का खनन, बी प्रवाल रोगों का फैलना, सी सागरीय जलों में अवसादों का जमाव, डी वैश्विक ऊष्मन। तो इसका सही उत्तर डी होगा, वैश्विक ऊष्मन। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी, चौथा सुंदरबन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर ये होगा, केवल 1, 2 और 3। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। सुंदरबन मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं, जैव विविधता के उपयोग। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता के अन्य कई उपयोग हैं: भोजन व उन्नत किस्मों का स्रोत, दवाएं एवं औषधियाँ, प्राकृतिक संतुलन, पारतंत्र सेवाएं, सांस्कृतिक लाभ, सौंदर्य परक लाभ। भोजन व उन्नत किस्मों के स्रोत के अंतर्गत नई फसलें, उन्नत किस्म की फसलें। दवाओं में कुनाइन, टैक्साल, बीटानो केमिकल्स, मॉर्फिन शामिल हैं। प्राकृतिक संतुलन, पारतंत्र सेवाओं के अंतर्गत अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जल संरक्षण, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, पोषण चक्रण, सस्य परागण, जलवायु नियंत्रण। सांस्कृतिक लाभ के अंतर्गत धार्मिक विश्वास, राष्ट्रीय गौरव, सौंदर्य परक लाभ, पर्यटन, पालतू जानवर, साहित्य रचना शामिल है। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। पहला मृदा निर्माण, दूसरा मृदा अपरदन की रोकथाम, तीसरा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, चौथा सस्य परागण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2, 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 2, 3 और 4। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं, IUCN। IUCN अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची सम्मिलित की जाती है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। IUCN सूची के मुख्यतः निम्न लाभ होते हैं: जैव विविधता संकटग्रस्त के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना, स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान व उनका अभिलेखन, जैव विविधता ह्रास का लिखित सूची का निर्माण। जून 2012 में IUCN द्वारा 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई।
जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। इस सूची में सोन चिरैया यानी महान भारतीय सारंग, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, साइबेरियन सारस और स्लेटी टिटहरी आदि संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक यानी नियर थ्रेटेंड श्रेणी में, जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। कावेरी नदी में महासिर मछलियों की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, नीले मीन पंख वाली तथा नारंगी मीन पंख वाली। मोरचाप चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों तथा श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसे 2016 में IUCN की रेड डाटा सूची में शामिल किया गया है। दूसरी ओर इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो कि बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहावने तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। वर्ष 2017 में इरावदी डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया गया। आइए अब इससे संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला, IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। दूसरा, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। तीसरा, साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर B होगा, केवल 2 और 3। एक बार पुनः इसकी व्याख्या देख लेते हैं। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूची या सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। पहला, जीव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। दूसरा, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीसरा, विभिन्न देशों के प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। निम्नलिखित पूर्णों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। A 1 और 3, B केवल 2, C 2 और 3, D केवल 3। तो इसका सही उत्तर B होगा, केवल 2। IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों तथा पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है AUTES, B IUCN, C IBWC, D WWF। तो इसका सही उत्तर B होगा, IUCN। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? A USEPA, B IUCN, C WWF, D IGBP। तो इसका सही उत्तर B होगा, IUCN। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है A डेड स्टॉक बुक में, B रेड डाटा बुक में, C लाइव स्टॉक बुक में, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर B होगा, रेड डाटा बुक में। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक का संबंध है A जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, B विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, C वृक्षारोपण से, D तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो इसका सही उत्तर B होगा, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। अगले प्रश्न को देखते हैं।
रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं। ए विदेशी प्रजातियां, बी लुप्त प्राय प्रजातियां, सी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां, डी सभी पौधों व जानवरों की प्रजातियां। तो इसका सही उत्तर बी होगा, लुप्त प्राय प्रजातियां। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग में आता है? ए भारतीय महान सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा व एशियाई वन्य गधा, बी कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग, सी हिम तेंदुआ, अनूप मृग, रीसस बंदर और सारस, डी सिंह पुच्छी मेकाक, नीलगाय, हनुमान लंगूर और चीतल। इसका सही उत्तर ए होगा, महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा संकटापन्न जातियों में आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? ए गोल्डन ओरियोल, बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी इंडियन फैंटेल पिजियन, डी इंडियन सनबर्ड। तो इसका सही उत्तर बी होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है? ए 15 वर्ष से, बी 25 वर्ष से, सी 40 वर्ष से, डी 50 वर्ष से। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 50 वर्ष से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य प्राणी प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पहला नील मीन पक्ष वाले महासीर कावेरी नदी, दूसरा इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी, तीसरा मोर्चा भ्रष्टि चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1 और 3। नीले मीन पक्ष वाले महासीर कावेरी नदी में, मोर्चा भ्रष्टि चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट। इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। यह IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते हैं। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ए एस्पिरिन, बी क्लोरोक्विन, सी डिक्लोफिनेक सोडियम, डी पेंसिलिन। तो इसका सही उत्तर सी होगा, डिक्लोफिनेक सोडियम। डिक्लोफिनेक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज में किया जाता है। जब डिक्लोफिनेक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है और उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के प्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8.5 करोड़ गिद्धों की मृत्यु हो चुकी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है? ए डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, बी जानवरों की कम मृत्यु दर, सी जानवरों की अधिक मृत्यु दर, डी स्वच्छता। तो इसका सही उत्तर ए होगा, डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। अगला प्रश्न, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ए आइबुप्रोफेन, बी एस्टामिनोफेन, सी एस्पिरिन, डी डिक्लोफिनेक। तो इसका सही उत्तर डी होगा, डिक्लोफिनेक। अगला प्रश्न, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? ए विषाणु संक्रमण, बी जीवाणु संक्रमण, सी जानवरों को दर्द निवारक देना, डी जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो इसका सही उत्तर सी होगा, जानवरों को दर्द निवारक देना। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है? ए नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश, बी गोपशुपालकों द्वारा रोगड़ पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, सी उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, डी उनमें हुए व्यापक दीर्घस्थायी तथा घातक रोग। तो इसका सही उत्तर बी होगा, गोपशुपालकों द्वारा रोगड़ पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि।
अगला प्रश्न, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। ए फाख्ता, बी डोडो, सी कंडोर, डी स्कुआ। तो इसका सही उत्तर बी होगा डोडो। मॉरिशस में टम्बलाकोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त हो रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। ए चमगादड़, बी चील, सी बलाक, डी गिद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा चमगादड़। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव की जो विलोपन के कगार पर है क्या है। ए उभयचर, बी बोनीफिश, सी शार्क, डी स्तनधारी मैमल। तो इसका सही उत्तर डी होगा स्तनधारी मैमल। ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो विलोपन के कगार पर है। अगला प्रश्न, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। पहला, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तीसरा, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत विधिक संरक्षण दिया गया है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा 1 और 3। ड्यूगोंग एक समुद्री स्तनधारी है। यह एक शाकाहारी स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय सी काऊ भी कहा जाता है। ड्यूगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, बलुई और लौड़ी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ए भारतीय वन्य भैंस, बी भारतीय वन्य गधा, सी भारतीय वन्य सूकर, डी भारत गजेल यानी कुरंग। तो इसका सही उत्तर भी होगा भारतीय वन्य गधा। कच्छकारण भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र के सीमित हो जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। अगला प्रश्न, प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है। ए, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है। बी, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। सी, इस सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा मुख्यतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र का एक छोटा पौधा या झाड़ी है। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया। इस पौधे को हिंदी में बिलायती बबूल कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और यह भूजल को बड़े पैमाने पर सोख रहा है। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्र से वायु की नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से नहीं पनप पाता है। यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। स्पष्ट है कि यह जैव विविधता के लिए खतरा है। प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा, जिसे बिलायती बबूल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंह पुच्छी वानर मैकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर ये होगा केवल 1, 2 और 3। सिंह पुच्छी वानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, काली गर्दन वाला सारस, दूसरा चीता, तीसरा उड़न गिलहरी कंदली, चौथा हिमतेंदुआ। उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर बी होगा 1, 3 और 4।
वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई है कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। काली गर्दन वाला सारस जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। चीते के पुनर्संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयास से नामीबिया से कुछ चीतों को लाया गया है, जिसे मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्पिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है? ए पक्षी, बी प्राइमेट, सी सरीसृप, डी उभयचर। तो इसका सही उत्तर ये होगा पक्षी। सिलोन फ्रॉगमाउथ भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में पाया जाने वाला पक्षी है। कॉपर स्मिथ बार्बेट, जिसे क्रिम्सन ब्रेस्टेड बार्बेट के नाम से जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला पक्षी है। ग्रे चिंड मिनीवेट कैम्पफेगिडा परिवार का पक्षी है। यह हिमालयी क्षेत्रों, चीन तथा ताइवान, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट मस्किपिडे परिवार का पक्षी है। नेपाल, भूटान, मध्य चीन, म्यांमार आदि देशों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। दूसरा, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसमें हमारा सही उत्तर ये हो जाएगा केवल एक। अंडमान निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डिगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। श्रू एवं टैपीर विशाल हिमालयी श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मालाबार क्षेत्र में। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर बी होगा केवल दो। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेशों में। भारत में स्लो लोरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पाया जाता है। तो चलिए आगे हम रामसर सम्मेलन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। ए जैव ईंधन के, बी वनों के, सी नमभूमि के, डी शुष्क भूमि के। तो इसका सही उत्तर सी होगा नमभूमि के। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित है। 2 फरवरी 1971 को यहीं बैठक हुई थी। बाद में कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुई। रामसर में हुई बैठक के कारण इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसी कारण 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रामसर सम्मेलन संबंधित है। ए जलवायु परिवर्तन से, बी कीटनाशक प्रदूषण से, सी ओजोन संरक्षण से, डी आर्द्र भूमि संरक्षण से। इसका सही उत्तर डी होगा आर्द्र भूमि संरक्षण से। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ए बेगूसराय, बी बांका, सी भागलपुर, डी भोजपुर, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ए होगा बेगूसराय। बिहार का प्रथम रामसर स्थल काबरताल आर्द्र भूमि राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 मार्च को, सी 2 मई को, डी 2 मार्च को। तो इसका सही उत्तर होगा 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमि कन्वेंशन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात।
भारत में लवड़ी आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? पहला चिल्का झील, दूसरा लोकटक, तीसरा केवलादेव, चौथा वूलर झील। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 तथा 3, डी सभी। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सभी। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची है। इसमें वर्तमान में भारत के कुल 49 स्थल शामिल हैं। चिल्का झील उड़ीसा, वूलर झील जम्मू कश्मीर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान लोकटक मणिपुर को रामसर का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? ए गोदावरी डेल्टा, बी कृष्णा डेल्टा, सी सुंदरबन, डी भोज आर्द्र स्थल। तो इसका सही उत्तर सी एवं डी होगा, सुंदरबन भोज आर्द्र स्थल। 30 जनवरी 2019 को सुंदरबन आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अतः सुंदरबन और भोज दोनों आर्द्र स्थल रामसर स्थल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे क्या अभिप्राय है? ए मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक रूप से परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। बी, जिस देश में आर्द्रभूमि अवस्थित है उसी आर्द्रभूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए। सी, आर्द्रभूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसके लिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। डी, इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। मॉन्ट्रियो या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? ए, पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, बी, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, सी, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, डी, उपर्युक्त सभी हेतु। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी हेतु। आर्द्र भूजलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच क्षेत्र है। आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने छानने के विशाल स्पंज हैं। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियाँ पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोकती हैं। अगला प्रश्न, भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्द्रभूमियों के अंतर्गत देश का भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। दूसरा, भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि की कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल 1। वर्ष 2012 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्रभूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्रभूमि के अंतर्गत 69.22% तथा तटीय आर्द्रभूमि के अंतर्गत 27.13% था, जबकि शेष 3.64% सूक्ष्म आर्द्रभूमियों के अंतर्गत आते थे। आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्रभूमियों के अपवाह क्षेत्र और जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 3।
आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षरित हुआ था तथा यह अभिसमय दिसंबर 1975 में प्रभावी हुआ। इस अभिसमय के अनुसार सदस्य देशों में नामित आर्द्रभूमि स्थल रामसर साइट में संरक्षित रखना सदस्य देश का उत्तरदायित्व है। तथापि सदस्य देश की सभी आर्द्रभूमियों के संदर्भ में यह अधिदेशात्मक नहीं है। इसमें किसी पक्षकार देश से उसके क्षेत्र की आर्द्रभूमियों के संवर्धन और जहाँ तक संभव हो उनके विवेकपूर्ण उपयोग की बात कही गई है। भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु विधिक रूप से बाध्यकारी विनियामक प्रणाली की स्थापना हेतु सर्वप्रथम कदम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया। इसमें विनियामक प्रणाली के माध्यम से देश की चिन्हित महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों के अपकर्ष की रोकथाम एवं उनके संरक्षण को संवर्धित करने के साथ ऐसी आर्द्रभूमियों की एक राष्ट्रीय सूची तैयार करने की बात कही गई। इसी नीति प्रस्ताव के अनुसरण में एक बहुविषयक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया जिसने आर्द्रभूमियों के लिए एक विनियामक रूपरेखा तैयार की। इसी विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 जारी किए गए। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 के तहत आर्द्रभूमि की परिभाषा के दायरे में आर्द्रभूमियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों यथा अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट रीजन जैसा कि प्राधिकार अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किया जाए को भी शामिल किया गया है। अगला टॉपिक हम देखेंगे विभिन्न अधिनियम एवं करार। जैव विविधता के संरक्षण हेतु समय समय पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अधिनियम एवं करार किए जाते रहे हैं। उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि जैव विविधता पर अधिसमय के साथ साथ समन्वय में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, विनिमय तथा सतत प्रयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु राष्ट्रीय अभिसमय भी जैव विविधता से संबंध रखता है। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है जिसने विश्व भर में 121 भागीदार हैं। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है और अब तक ऐसे 12,000 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा की गई थी। जैव विविधता पर कार्टाजेना उपसंधि यानी प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक EMOP मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 को हुई थी। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया था। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत में अथवा भारत के बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना आवश्यक है। NBA जैव चोरी को रोकने, देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, जिसे ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे ट्रैफिक के रूप में शॉर्ट रूप में जाना जाता है। यह सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन यह है कि सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह WWF एवं IUCN का रणनीतिक गठबंधन है। यह यूनो के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है।
भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ CEB पोल की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना है। आइए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? A मई 2000 में, B दिसंबर 2002 में, C जनवरी 2004 में, D अक्टूबर 2008 में। तो इसका सही उत्तर भी होगा दिसंबर 2002 में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। दूसरा, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? A 2000, B 2002, C 2010, D 2017। तो इसका सही उत्तर भी होगा 2002। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया? A 2003 चेन्नई में, B 2003 बेंगलुरु में, C 2003 हैदराबाद में, D 2003 केरल में। तो इसका सही उत्तर ये होगा 2003 चेन्नई में। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? पहला, NBA जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। दूसरा, NBA कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। तीसरा, NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर C होगा 1 और 3। बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना आवश्यक है। NBA जैव चोरी को रोकने तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। तीसरा, यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर C होगा 1 और 3। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनकी आवासों, वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? A जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP1 वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई। B भारतीय जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल या जैव विविधता पर समझौते में हस्ताक्षर करता नहीं है। C जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। D संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल या जैव विविधता पर समझौता का सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर C हो जाएगा। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया था। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि यानी जैव विविधता पर हस्ताक्षर समझौते का सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण यानी ट्रैड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के अंतर्गत एक ब्यूरो है। दूसरा, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक, दो और दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केवल दो। वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण यानी ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फाना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन है। यह सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह WWF एवं IUCN का रणनीतिक गठबंधन है। यह यूनेप के अंतर्गत ब्यूरो नहीं है। अगला प्रश्न, भारत रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? ए, इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतया अगम्य बना दिया जाए ताकि इनका शोषण न किया जा सके। बी, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। सी, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। डी, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए, साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए, साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। पहला, खाद्य एवं कृषि पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा, मरु भवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तीसरा, विश्व विरासत अभिसमय। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से जैव विविधता से संबंध रखता है या रखते हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल तीन, सी केवल एक और दो, केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन। तो इसका सही उत्तर डी होगा, एक, दो और तीन। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जैव विविधता पर अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करते हेतु राष्ट्रीय अभिसमय, ये सभी जैव विविधता से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। ए देहरादून में, बी चेन्नई में, सी शिलांग में, डी नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर भी होगा, चेन्नई में। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ शिवपुर। तो चलिए जैव विविधता से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, डी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर सी होगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। भारत में इसको पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। ए बीजिंग में, बी कोपनहेगन में, सी नगोया में, डी न्यूयॉर्क में। तो इसका सही उत्तर सी होगा, नगोया में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन नगोया जापान में वर्ष 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई एवं इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? UN रेड प्लस प्रोग्राम में समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं।
पहला जैव विविधता का संरक्षण करने में, दूसरा वन्य पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में, तीसरा गरीबी कम करने में। नीचे दिए गए कूट्स का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1, 2 और 3। यूएन रेड रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक अंतर्गत संस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही साथ वन्य पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने की भूमिका निभा सकती है। रेड कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वित्त प्रवाह संभव है जो गरीब देशों के विकास व जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी टीब नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। पहला, यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF और विश्व आर्थिक मंच करते हैं। दूसरा, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तीसरा, यह एक उपागम प्रस्तुत करता है जो पारतंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह पहल पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखते हैं। वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षर देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर भी होगा केवल 2। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्रभूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही यह संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने और अधिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ए यूकेलिप्टस, बी सिकोया, सी देवदार, डी पर्णांग। तो इसका सही उत्तर भी होगा सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 379 फीट यानी 115.5 मीटर तक होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए व्यापक नीच कर्मता, बी बड़े आकार वाला शरीर, सी संकुचित नीच कर्मता, डी आनुवंशिक भिन्नता की कमी। तो इसका सही उत्तर ये होगा व्यापक नीच कर्मता। व्यापक नीच यानी ब्रॉड नीच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीबोक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खां ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्रोत को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। ए नागालैंड, बी लद्दाख, सी कोडाई कनाल, डी पांडिचेरी। तो इसका सही उत्तर भी होगा लद्दाख। सीबकथर्न लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ की बेर में विटामिन तथा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंगेज खां ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा सूत्या को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाट ने इसके तेल से कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था।
अगला प्रश्न, भारत सरकार सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, या इस पादप का क्या महत्व है? पहला, यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। दूसरा, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। तीसरा, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। चौथा, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, 3, 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 1 और 3। सी बकथॉर्न भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। भारत के लद्दाख क्षेत्र, कुकुमसारी, लाहौल, काजा, ताबो, हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम तथा उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी हैं, जिनका परंपरागत रूप से औषध निर्माण, पोषक पूरकता, ईंधन, पर्यावरण संरक्षण, बाढ़ इत्यादि हेतु इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरी नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिनका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? ए भितरकनिका, बी चांदीपुर आंसी, सी गोपालपुर आंसी, डी सिमलीपाल। तो इसका सही उत्तर ए होगा, भितरकनिका। ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी समुद्र में प्रवाहित होने से पूर्व भितरकनिका नामक स्थान पर मिलती हैं। भितरकनिका वन्य जीवन तथा जैव विविधता से संबंधित सुरक्षित क्षेत्र है। ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, चमगादड़, दूसरा, भालू, तीसरा, कृतंक यानी रोडेंट। उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी शीत निष्क्रियता उपर्युक्त में से किसी में भी परीक्षित नहीं की जा सकती। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1, 2 और 3। गिलहरी, भालू और कुछ कीट पक्षी चमगादड़ों को जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब वे शीत निष्क्रियता का सहारा लेता है। शीत निष्क्रियता की स्थिति में इन प्राणियों का ताप गिरकर आश्रय स्थल के ताप के बराबर हो जाता है, श्वसन मंद हो जाता है, उपापचय घट जाता है और ये उसी वसा के सहारे जीवित रहते हैं जो शीत निष्क्रियता के पूर्व उनके शरीर में संचित हो जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कृतंक रोडेंट्स गण में गिलहरियां, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? ए गहरे सागर, बी प्रेयरी, सी पतझड़ी वन, डी टैगा। तो इसका सही उत्तर ये होगा, गहरे सागर। जैव द्रव्यमान के उत्पादन के दृष्टि से उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रथम स्थान पर आते हैं। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 29 दिसंबर, बी 27 जून, सी 28 फरवरी, डी 30 जनवरी। तो इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई अन्य देशों में 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता समय प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 मई, सी 23 जून, डी 16 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर भी होगा 22 मई। अगला प्रश्न, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? ए वंदना सिवा, बी के शर्मा, सी MS स्वामीनाथन, डी मेधा पाटेकर। तो इसका सही उत्तर होगा वंदना सिवा। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम हरितगृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों और उनके बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा।